Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 17th of January 2022, Monday. Motivation of the day is invest in your dreams, grind now, shine later. In today's discussion, we are going to cover these articles and we will be discussing about the nominal GDP growth target by union government. Apart from it, we will be also discussing about the startups request and anticipation from the government for policy push in order to bring the growth at a next level. Apart from it, we are also going to discuss the RBI draft norms on SEBI debt related norms. In the last column, we will be discussing the low price stocks and their fluctuations into the stock market. Apart from it, we will be discussing some other news clips about LIC offering, TCS hiring, wealth of the richest 98, and China's Q4 GDP growth. तो अब देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि यूनियन गवर्नमेंट की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट के टारगेट पर है. गवर्नमेंट में टारगेट 13 to 14% nominal growth in financial year 23. As we all know that government is all set to present the budget for financial year 23, and there are a lot of speculation about this budget. As per the current news, union government is targeting 13 to 14% nominal GDP growth despite the growing inflationary concern. हम ये सभी जानते हैं कि कुछ recent टाइम से पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया में CPI और WTI अपने हाईएस्ट पॉइंट में है बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट. और इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में गवर्नमेंट अपने जितने भी कैलकुलेशन कर रही है वो एक पर्टिकुलर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के अजम्पशन कर रही है और वो ग्रोथ रेट का अजम्पशन गवर्नमेंट ने 13 से 14% रखा है. इट मीन्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अज्यूमिंग 13 to 14% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट. जबकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि इतने हायर नंबर एंटिसिपेट करना नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के लिए में फर्दर रेज द इन्फ्लेशनरी कंसर्न, और इस तरह के हाईएस्ट नंबर फॉर नॉमिनल जीडीपी विल गिव द रॉन्ग सिग्नल टू मार्केट. नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? It is nominal gross domestic product, or it is a simple GDP that is evaluated on the basis of करंट मार्केट प्राइस. जो करंट मार्केट प्राइस होते हैं उस पर इसका इवैल्यूएशन होता है जीडीपी का, एंड दैट जीडीपी इज कॉल्ड एज nominal GDP. So GDP is the monetary value of the goods and services produced in the country. A nominal GDP differs from real GDP in that it includes the changes in the price due to inflation which reflect the rate of price increase in a particular economy. The nominal GDP में inflationary जो ट्रेंड्स होते हैं उनका इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखता है. नॉमिनल जीडीपी इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ करंट मार्केट प्राइस. तो इन्फ्लेशन उस समय जितनी होगी उसका इम्पैक्ट जीडीपी पर दिखेगा और जीडीपी ज़्यादा दिखेगी. तो नॉमिनल जीडीपी जनरली रियल जीडीपी के कंपैरिजन में इन्फ्लेशनरी होती है, इन्फ्लेट होती है. क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पर इवैल्यूएट होती है, कैलकुलेट होती है, जबकि जो रियल जीडीपी होती है उसका एक बेस ईयर होता है और उसी बेस ईयर के अकॉर्डिंग उसका उसी बेस ईयर की इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन होता है. बेस ईयर के जो प्राइस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जीडीपी का कैलकुलेशन होता है रियल जीडीपी में, जबकि नॉमिनल में करंट मार्केट प्राइस जो चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग जीडीपी का कैलकुलेशन होता है. And since nominal GDP does not remove the pace of rising prices, when comparing one period to another, it can inflate the growth figure. और अगर गवर्नमेंट खुद ही 13 से 14% का नॉमिनल जीडीपी एंटिसिपेट कर रही है तो इसका सीधा इंडिकेशन ये जा रहा है कि गवर्नमेंट को भी पता है कि आगे आने वाले टाइम में
इन्फ्लेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी एंड दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन जो कमोडिटी प्राइसेस है, करंट मार्केट प्राइसेस है, वो भी बढ़ेंगे और करंट मार्केट प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा नॉमिनल जीडीपी पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट 13 से 14% का नॉमिनल जीडीपी एंटिसिपेट कर रही है। तो बेसिकली जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट है, उनको ये मैसेज जा रहा है कि गवर्नमेंट आगे आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेजर नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस जो होगा वो जीडीपी पर होगा, गवर्नमेंट का फोकस इन्फ्लेशन पर ज़्यादा नहीं होगा। दैट इज़ वाई जीडीपी मीन्स ग्रोथ पर गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन पर नहीं। होता क्या है इन कॉमन पार्लांस, इन कॉमन सिचुएशन, जैसे जैसे कोई इकोनॉमी ग्रो करती है, जीडीपी ग्रो करती है, उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तो कई बार आरबीआई को और अथॉरिटीज़ को ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि कितनी इन्फ्लेशन वो एडजस्ट कर पाएंगे फॉर अचीविंग पर्टिकुलर ग्रोथ रेट। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 13 से 14% का नॉमिनल जीडीपी एंटिसिपेट कर रही है तो ये मार्केट में सिग्नल जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भाई गवर्नमेंट इन्फ्लेशन पर फोकस नहीं करेगी, गवर्नमेंट का जो फोकस होगा वो ग्रोथ होगा। Government and RBI is ready to absorb or ready to tolerate certain level of inflation at the cost of growth. Growth government ज़्यादा टारगेट करेगी, इन्फ्लेशन पर नहीं। हालांकि अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का जो फिजिकल पॉलिसीज़ का जो टारगेट होता है वो ग्रोथ होता है और मॉनेटरी पॉलिसी का जो टारगेट है दैट इज़ इन्फ्लेशन कंट्रोल। बट कई बार इन दोनों में क्लैशेस भी होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रोथ में लीड्स टू इन्फ्लेशनरी कंसर्न और यही फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी कहना है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए गवर्नमेंट ने जो नॉमिनल जीडीपी अज्यूम करी थी वो 14.4% की अज्यूम करी थी। बट द लेटेस्ट फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी फॉर द लास्ट ईयर रिलीज बाय एनएसओ पुट नॉमिनल जीडीपी एट 17.7%। तो जो एस्टिमेशन था गवर्नमेंट का 14.4% का, उससे कई ज़्यादा आई है नॉमिनल जीडीपी एज पर द एनएसओ। 17.6% का नॉमिनल जीडीपी देखने को मिला है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब भी हुआ गवर्नमेंट ने जो एंटिसिपेट किया था इन्फ्लेशन को फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा रही। और हम सभी को पता है WPI तो कंटिन्यूसली डबल डिजिट में मूव कर रहा है, CPI भी 6 के आसपास है जो कि अपर बैंड का टारगेट है आरबीआई का। क्या टारगेट है आरबीआई का? 4 ± 2 यानी 2 से लेकर 6 का। और CPI जो है वो 6 के अराउंड, और कई बार कितने क्वार्टर्स में CPI ने 6 का मार्क्स भी क्रॉस किया है। तो जो गवर्नमेंट ने 14.4 का एंटिसिपेशन रखा था नॉमिनल जीडीपी को लेकर के फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, उसके कंपैरिजन में जो रिवाइज एस्टीमेट्स आए हैं और जो एनओसिव का डेटा है वो सीधा सीधा ये कहता है कि 17.6 नॉमिनल जीडीपी रही विद अ इम्प्लिसिट जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 8.4% and signaling that finance ministry might have underestimated the nominal GDP growth for current fiscal year। और ये अभी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का और गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर हम इससे ज़्यादा, भले ही एनएसओ ने बताया कि आपने पिछली बार 14.4 का टारगेट रखा था, 17.7 रही नॉमिनल जीडीपी, इस बार आप और 13 से 14% का टारगेट रख रहे हैं। बट जो एक्चुअल, आपको पता है कि एक्चुअल इस बार भी ज़्यादा आएगा क्योंकि इस बार भी CPI और WPI बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। बट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि अगर हम ये नंबर ज़्यादा करेंगे, अगर हम 17-18 करते हैं तो मार्केट को एक गलत सिग्नल जाएगा। गलत सिग्नल क्या जाएगा कि भाई गवर्नमेंट इस बार भी इन्फ्लेशन के लिए कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट जो करेगी वो ग्रोथ को लेकर के करेगी। तो इसीलिए जो नॉमिनल जीडीपी का टारगेट है गवर्नमेंट ने वो इंटेंशनली 13 से 14% का ही रखा है, सो दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स मे नॉट गेट रॉन्ग सिग्नल। ऑल्दो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन चल रही है, CPI और WPI चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये जो 13 से 14% का नॉमिनल जीडीपी है ये नहीं होने वाला। ये नंबर इंक्रीज करेगा इवन मोर देन द लास्ट ईयर। पिछले साल 17.7 आया था 14.4 के एंटिसिपेशन पर, इस बार और ज़्यादा आएगा। एनएसओ यूजेज अ मिक्स इनपुट फ्रॉम द CPI एंड WPI इंडिकेट्स टू डिफ्लेट नॉमिनल जीडीपी टू अराइव एट द रियल जीडीपी वैल्यू। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने इंटेंशनली 13 से 14% का नॉमिनल जीडीपी का टारगेट रखा है। सो व्हाई दिस इज बिलो एक्सपेक्टेशन? जस्ट टू not give the wrong signal
to the market. This is the graph बजट एस्टिमेट्स एंड एनएसओ प्रिंट। तो बजट एस्टिमेट, बजट में जो डेटा रखा गया, और एनएसओ का जो रियल एस्टिमेट्स आया नॉमिनल जीडीपी को, वो कितना है। तो हम देख सकते हैं दिस रेड लाइन इंडिकेट्स द बजटेड एस्टिमेट्स एंड दिस ग्रीन सी ग्रीन लाइन इंडिकेट्स द एनएसओ प्रिंट, और दोनों में क्लैश देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटेंशनली गवर्नमेंट ने इस बार नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट को 13 to 14% रखा है, जस्ट टू अवॉइड द हजल इन द मार्केट। Apart from it, there is one wish list that is given on page number 4 of Business Standard, जहाँ पर बजट से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 23 के बजट से क्या क्या एंटिसिपेशन करी जा रही हैं, क्या क्या की डेवलपमेंट एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, और इंडस्ट्री क्या पूछ रही है, इसकी एक लिस्ट पब्लिश हुई है। डेफिनेटली वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस लिस्ट, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स कि की डेवलपमेंट क्या गवर्नमेंट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स और प्रोमिस की हैं एट इंटरनेशनल लेवल जस्ट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट में गवर्नमेंट क्या क्या की डेवलपमेंट ला रही है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सबसे पहला पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ला रही है सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके अलावा सेल केमिस्ट्री, एडवांस सेल केमिस्ट्री के लिए भी गवर्नमेंट इज टारगेटिंग पीएलआई। अपार्ट फ्रॉम इट, मैंडेट टू डिप्लॉय बायोमास टू कोल fired power plant, ISTS waiver and safeguard duty. So all these are the important key development what government is taking, and this is what industry is asking. Apart from these development, industry is also asking something on tariff, something on tax and duties, progress award and certain overdues. तो इस पर गवर्नमेंट भी जो इंडस्ट्री है उसके अपने डिमांड है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, एंड दिस इज द रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ पाथ। तो आप ये देख सकते हैं ग्राफ है जो कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी मंथ वाइज रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को दिखा रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 to 21। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 3 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। स्टार्टअप INC asked for policy push for next level of growth. So recently हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जनवरी 16 को अनाउंस किया है नेशनल स्टार्टअप डे। तो उन्होंने बोला है कि जनवरी 16 को इंडिया विल ऑब्जर्व द नेशनल स्टार्टअप डे, बट अपार्ट फ्रॉम इट हैव ऑल्सो कॉल्ड फॉर मोर पॉलिसीज फॉर दिस स्टार्टअप सेक्टर इन अपकमिंग ईयर्स। तो इंडस्ट्री ने वेलकम किया है किसको, जो नरेंद्र मोदी ने जनवरी 16 को नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व करने का जो डिसीजन लिया। इसके अलावा इंडस्ट्री ने कहा है कि ओनली दिस डिक्लेरेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प, गवर्नमेंट शुड ब्रिंग सर्टन पॉलिसी रिफॉर्म इन ऑर्डर टू अनलीश द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ इन दिस सेक्टर। पिछले कुछ ईयर से अगर आप देखें तो इंडिया का जो स्टार्टअप्स इंक्यूबेशन एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया यूनिकॉर्न की लिस्ट में भी तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, और करंट गवर्नमेंट का जो फोकस है वो स्टार्टअप्स पर बहुत ज़्यादा है इन ऑर्डर टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। तो इसीलिए एक सिंबॉलिक जेस्चर के फॉर्म में 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व करने का अनाउंसमेंट किया है। बट यस, इंडस्ट्री जो है, जो स्टार्टअप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस हैं, उनका ये कहना है कि देयर इज़ अ नीड टू policy reform and more policy reforms in order to really bring the growth into this sector. और जिस तरह से यूनिकॉर्न के नंबर्स को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं, उसको देखते हुए ये एंटिसिपेट किया भी जा सकता है कि गवर्नमेंट आगे आने वाले टाइम में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कीम्स ला सकता है। सो फॉर करंटली गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयरिंग इंडिया एक्शन प्लान फॉर स्टार्टअप्स, जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था। कब? जनवरी 16 2016 में यह स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था, और इसी वजह से जनवरी 16 को नेशनल स्टार्टअप डे के फॉर्म में ऑब्जर्व करने का डिसीजन लिया गया है। और ये कहना है कि इस पर्टिकुलर स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान ने अच्छी खासा सपोर्ट किया एंटरप्रेन्योरियल सेगमेंट को, प्रमोटर सेगमेंट को। बहुत सारे चेंजेस भी लाए गए डेफिनेशन में, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, बट नाउ इंडिया और द स्टार्टअप सेक्टर नीड स्टार्टअप इंडिया 2.0, क्योंकि जो ग्रोथ होनी थी, जो डेवलपमेंट होना था, जो इंक्यूबेशन होना था स्टार्टअप्स का, वो हुआ। बट अब उन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना,
उन्हें ग्रो करने के लिए अलाउ करना, दिस इज़ द नेक्स्ट टारगेट एंड दिस शुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर India Action Plan, and for that, new policy reform Startup India 2.0 or 2.0 need to be implemented for next phase of growth of this particular ecosystem as per the venture capital experts. और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेलिब्रेशंस हुए इस पर्टिकुलर समिट में वो यही थे कि जो छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पर छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वर्किंग कैपिटल को लेकर के, लोन को लेकर के और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के उनको रिजॉल्व किया जाए, जिससे कि जो छोटे छोटे जो टियर 3 टियर 2 में जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी प्रमोट किया जा सके. स्टार्टअप्स इन्वेस्ट हैविली इनटू देयर क्लस्टर थ्रू द कैपिटल दे रेज एंड सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम. तो अगर इंडिया में जो यूनिकॉर्न्स हैं उनको और इनकरेज किया जाए टू एक्सपेंड देयर विल democratize the growth as well as will drive the growth and development into that particular small city as well. किसी भी इकोनॉमी के लिए स्टार्टअप्स, MSMEs, all these call as a growth engine. ये कहा जाता है कि अगर किसी इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में पता करना है तो ये देखिए कि उस इकोनॉमी में जो स्टार्टअप्स हैं उनका इंक्यूबेशन इकोसिस्टम कैसा है, कैसे एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जा रहा है. सो फॉर दैट इंडस्ट्री डिमांडिंग नेक्स्ट लेवल policy reform from the government of India. So these are the few points that has been deliberated on that particular summit where our minister and prime minister met to approximately 150 startups. So January 16, National Startups Day. Founders and investors say the program has helped to popularize the entrepreneurship in the country. Apart from it, Funds of Funds scheme has been enabled for investment of approximately 1,000 crore through alternative investment funds. Apart from it, stakeholders may say greater policy push requiring FDI relaxation, taxation, regulatory approval just to unleash the next level of development. Now let us look into the article number 3 that is given on page number 4. RBI draft rules to help firms meet SEBI debt norms. So Reserve Bank of India ने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स को अलाइन किया है. किससे अलाइन किया है? सेबी के नए डेट नॉर्म्स को लेकर के. इन फाइनेंशियल ईयर 2018, Security and Exchange Board of India notified that companies with outstanding long-term borrowing of approximately 100 crore and a credit rating of AA and above must source approximately 25% of their debt requirement from the bond market only. 2018 में कुछ चेंजेस किए थे डेट नॉर्म्स को लेकर के, जिसमें ये पर्टिकुलर जो इशू था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पर सेबी ने क्लियरली मेंशन किया था कि ऐसी कंपनीज जिनका आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग 100 करोड़ तक है और उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है AA या उससे ऊपर है, ऐसी कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे जितनी भी कंपनीज इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फॉलो हो रही हैं उनको approximately or must minimum source 25% of their debt requirement from the bond market only. और सेबी के इस रूल के बाद से आरबीआई ने अपना रूल लाया था, क्योंकि आरबीआई बेसिकली गवर्न्स द बैंक, बट सेबी तो सारे डेट मार्केट को, जितने भी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनीज करती हैं उन सबको कवर करती. तो लेटर ऑन आरबीआई ने एक रूल लाया था जिसमें लिखा था बैंक्स के लिए स्पेशली वो रूल लाया था टू मेक प्रोविजन अगेंस्ट द कंपनीज दैट डू नॉट फॉलो दिस मैंडेट इनडायरेक्टली टेलिंग देम टू इंश्योर दैट कंपनीज फॉल इन लाइन. तो आरबीआई ने क्या कहा, बैंक्स को डायरेक्ट कर दिया कि आप ये इंश्योर करें कि जो जिस भी कंपनी को आप लोन दे रहे हैं वो सेबी के इस नॉर्म को फॉलो कर रही है. तो इनडायरेक्टली सेबी के नॉर्म्स को फॉलो कराने के लिए, कंपनीज को कंप्लायंसेस इंश्योर करने के लिए आरबीआई ने ये रूल लाया था. तो रिसेंटली आरबीआई रीअलाइन its investment norms for bank could finally nudge the companies to raise the fourth of their debt through the corporate bond market that was first announced in financial year 2019 budget. अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब 2018-2019 से ये चल रहा है तो वाई दिस हैज़ पर्टिकुलर टेकन सो मच टाइम.
कि 2021 से 2022 तक आ गया इस रूल को इम्प्लीमेंट करते हुए अथॉरिटीज़ में। तो अगर बात करी जाए डेट मार्केट की, अगर हम बात करें बॉन्ड मार्केट की स्पेशली, तो जब ये 2018 में ये रूल आया था तो उस समय लो रेट चल रहे थे, low rate in the economy, and there was an abundance of liquidity for allowing the companies to do so. But as the rate rise and the liquidity gets removed from the system, companies in the AA rating basket may find it difficult to comply on this particular rules, as investors are choosing taking exposures to such papers. तो इनिशियली तो कंपनीज ने जब अच्छी खासी लिक्विडिटी थी, जो बॉन्ड मार्केट थे उसमें रेट्स भी बहुत लो थे, कंपनीज के लिए आसान था कि ठीक है भाई 25% हम बॉन्ड मार्केट से रेस कर लेंगे। बट लेटर ऑन जैसे जैसे लिक्विडिटी कम होती गई, यील्ड रेट्स बढ़ते गए, कंपनीज के लिए इस पर्टिकुलर नॉर्म को फॉलो करना प्रॉब्लमेटिक होता गया। और ऑन द अदर हैंड आरबीआई ने भी क्लॉज लगा दिया था, बैंक्स को डायरेक्ट कर दिया था कि आप ऐसी कंपनीज के अगेंस्ट प्रोविजनिंग करिए जिन्होंने ये रूल फॉलो नहीं किया गया। तो इनडायरेक्टली टेलिंग देम टू इंश्योर दैट द कंपनी फॉलो इन लाइन। बट जैसे जैसे लिक्विडिटी कम होती गई, रेट बढ़ते गए, तो देयर वाज अ नीड फॉर वाइडनिंग द इन्वेस्टर बेस। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स वर वेरी चूजी इन पिकिंग अप सच बॉन्ड मार्केट पेपर्स, एंड बाय प्रपोजिंग टू अलाउ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन हेल्ड टू मेच्योरिटी HTM basket while removing the HTM limit and statutory liquidity ratio in HTM basket, banks can now buy more of those bonds. बैंक्स पर जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस लग रहे थे, फिलहाल अब आरबीआई ने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है, जैसे SLR और HTM लिमिट को। नाउ बैंक्स कैन बाई दीज बॉन्ड्स। तो अब कंपनीज के लिए भी आसान हो गया है कि वो 25% का जो क्लॉज है वो फॉलो करें, क्योंकि now banks can increase their exposure because of the reduced limit of SLR and HMT. Earlier, only government and state government securities and certain securities by infrastructure companies were allowed in the HTM category. अब बॉन्ड जो हैं, बॉन्ड पेपर्स हैं, उनकी भी हम कह सकते हैं इंक्लूड कर दिया गया है। तो कंपनीज के लिए भी अब आसान हो गया है। बैंक्स वर नॉट अलाउड टू कीप मोर देन 25% ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट इन दिस कैटेगरी, but now RBI has relaxed the investment norms for the banks. Can you see this first line? A Reserve Bank of India realignment of investment norms for the banks, and this particular relaxation of the investment norms for bank could finally nudge the companies to raise the फोर्थ ऑफ देयर डेट थ्रू द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। तो यही इशू चल रहा था। कंपनीज को बोला गया 25% आपको बॉन्ड मार्केट से लेना है। जो इन्वेस्टर्स थे, जो बेसिकली बैंक्स थे, वो दे वर नॉट रेडी टू गो फॉर मोर एक्सपोजर इनटू बॉन्ड मार्केट, क्योंकि उनको रूल्स अलाउ नहीं करते थे। आरबीआई के जो इन्वेस्टमेंट रूल्स थे वो अलाइन नहीं थे सेबी के नॉर्म से। तो इतना टाइम इसीलिए लग गया कि आरबीआई ने अपने नॉर्म्स को चेंज किया। नाउ बैंक्स आर मोर फ्री अंडर HTM लिमिट एंड SLR लिमिट टू गो फॉर एक्सपोजर इनटू और इन्वेस्टमेंट इनटू दिस कैटेगरी। नाउ इट इज वेरी easy for the companies to actually follow these particular compliances. Now let us look into the article number 4 that is given on page number 10. Low price stock, a roulette that make well be losing bet. अगर पिछले साल की बात करी जाए तो स्टॉक ट्रेडिंग एट लो प्राइस डिनोमिनेशन हैव राइजन शार्पली। व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्पेक्यूलेटर इंटरेस्ट एज वेल एज द न्यू इन्वेस्टर ट्रेडिंग एक्टिवली ड्यूरिंग द पैंडेमिक। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इनटू स्टॉक मार्केट, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द स्पेक्यूलेटिव इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स दैट trading actively during the pandemic, stock trading at low price denomination have risen sharply. The S&P BSE Sensex has gained approximately 135%, that is 135% from the low it hits on March 23, 2020. And 666 of 833 stock trading at 20 and below in March 2022 have outperformed into this index. और अगर लास्ट 1 ईयर का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 657 ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने सेंसेक्स 2021 में आउट परफॉर्म किया। तो लो प्राइस डिनोमिनेशन हैव राइजन sharply during the pandemic simply because of the entry of new investors.
और अगर कुछ स्टॉक्स की बात करी जाए तो कुछ ये लो प्राइस डिनोमिनेशन स्टॉक्स ने तो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 80 गुना ज़्यादा गेन रजिस्टर किया है लास्ट पैंडेमिक के 2 सालों में। ऑफ 108 स्टॉक ट्रेडिंग एट 10 or below, popularly known as penny stock, during the March 2020, 438 have outperformed into the Sensex। तो लो प्राइस डिनोमिनेशन के जो भी स्टॉक्स थे जो उन्होंने फिलहाल पैंडेमिक के ड्यूरेशन में आउट परफॉर्म किया है, और उसका सीधा रीज़न एक ही है कि जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स एंटर हुए मार्केट में, ट्रेडिंग में, मे बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि जो नए इन्वेस्टर्स आए ट्रेडिंग में पैंडेमिक के ड्यूरेशन में विद एंटिसिपेशन ऑफ मोर अर्निंग्स, उसकी वजह से जो लो प्राइस डिनोमिनेशन स्टॉक्स हैं, जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, उन्होंने आउट परफॉर्म किया एंड 401 आउट परफॉर्म इन द इंडेक्स लास्ट ईयर एज वेल। अब एक्सपर्ट्स का इस पे क्या कहना है? एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देयर इज अ टेंडेंसी इन रिटेल इन्वेस्टर्स, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिटेल इन्वेस्टर, मोर स्पेसिफिकली द न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स, दोज हु हैव entered the stock market trading into this pandemic period. So as per the expert, retail investors generally assume or think that stock trading at a high price may not gain them much, and the stock trading at low price is cheap, less risk exposure, एंड दैट इज़ वाई दे इन्वेस्ट मोर। जनरली ये अजम्पशन होता है, ये अज्यूम करते हैं रिटेल इन्वेस्टर कि जो हाई प्राइस के जो स्टॉक्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा गेन नहीं मिलेगा इन कंपैरिजन टू दो स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग एट अ लो प्राइस, दे आर चीप एंड दे प्रोवाइड द लेस रिस्क एक्सपोजर टू द रिटेल इन्वेस्टर्स और द न्यू इन्वेस्टर्स। इन केस ऑफ लेटर, द लो प्राइस ऑफ स्टॉक itself attract the investors and rise on the speculation, and the sharp gain encourages the trader and speculator to take the large position for making the quick buck। और इवन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं, जो बेसिकली स्मॉल कैप स्टॉक्स में, लो डिनोमिनेशन स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके अलावा कुछ ऐसे पुराने इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि इस पर्टिकुलर रैली में अपना प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना है। दे आर फीडिंग ऑफ दिस फ्रेंजी बाय टेकिंग द पोजीशन इन द लो डिनोमिनेशन स्टॉक। तो कुछ ओल्ड इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि इस पर्टिकुलर रैली में जिन्होंने अच्छा खासा गेन रजिस्टर किया है, एंड दीज आर द फ्यू स्मॉल स्टॉक्स, और वी कैन से low price denomination stocks that are actually that have sharply gained into the last year or pandemic years. So these are the few stocks. Definitely you do not need to remember the name of these stocks. These are the low price denomination stock that have earned sharply during the financial year 21 or 22 simply because of the pandemic and entry of new investors. Now let us look into the some other news clips. LIC offering search for anchor investor begins. So LIC के IPO की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। रिसेंटली FDI के लिए भी 20% FDI के लिए भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था। नाउ मर्चेंट बैंकर अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन आस्क्ड टू draw off the list of large investors that may act as a anchor investor into this IPO। anchor investors क्या होते हैं हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट आर द which are the anchor investors and why they are actually invest into any stock। तो फिलहाल के लिए जो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किए गए हैं, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि नाउ यू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स, और वो एंकर इन्वेस्टर्स LIC के IPO में इनिशियल पब्लिक ऑफर में पहले इन्वेस्ट करेंगे, एंड डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है वो चाहेगी एक अच्छा खासा एंकर के फॉर्म में इन्वेस्ट हो, जिससे कि एक मार्केट में बढ़िया सिग्नल जाए, पॉजिटिव सिग्नल जाए, और जो LIC के IPO से गवर्नमेंट जितना रिवेन्यू एंटिसिपेट कर रही है एटलीस्ट उतना रिवेन्यू तो एंटिसिपेट हो। अ लॉट ऑन द लाइन, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 इज LIC's embedded value, 4 to 5 ट्रिलियन दैट वी हैव डिस्कस्ड। एम्बेडेड वैल्यू हुई थी जो उसकी एक्चुअली ने रिसेंटली प्रोजेक्ट करी थी। 15 ट्रिलियन द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग एज अ LIC मार्केट वैल्यूएशन। हमने उस समय भी आपको बताया था कि 4 to 5 ट्रिलियन की एम्बेडेड वैल्यू है। मार्केट वैल्यूएशन जो है LIC का वो बहुत ज़्यादा होगा, तो 15 ट्रिलियन का रुपीज़ 15 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन एंटिसिपेट कर रही है गवर्नमेंट, एंड 1.5 ट्रिलियन गवर्नमेंट में फेच बाय 10% स्टेक सेल इनटू दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी। तो ये 10% के सेल से गवर्नमेंट का एंटिसिपेशन कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन का मनी रेज किया जाए।
1.75 ट्रिलियन इज द गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 और गवर्नमेंट क्लियरली इस बात को बोल चुकी है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में यानी मार्च तक गवर्नमेंट LIC का IPO ले आएगी। तो वैल्यूएशन भी अब हो चुका है। अब एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी सर्चिंग चल रही है। वंस दिस लिस्ट इज फाइनलाइज्ड, LIC is all set to file its draft red herring prospect. In short, we call it DRHP. The government appointed merchant bankers have been asked to approach the large investors for finalizing the anchor list. और कौन कौन से मर्चेंट बैंकर्स हैं जो गवर्नमेंट को असिस्ट कर रहे हैं? तो अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक्स सिक्योरिटी, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स, नोमुरा सिक्योरिटी इंडिया, SBI कैपिटल, JM फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, बूफा सिक्योरिटी, JP Morgan, ICICI सिक्योरिटी, कोटक महिंद्रा, all these are the mentioned bankers. They are assisting the government in LIC initial offering. Now let us look into the next clip. TCS freshers hiring may touch 1 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो इस फाइनेंशियल ईयर 22 में अगर TCS जो कि एक बहुत अच्छी या बोलते हैं टॉप परफॉर्मर कंपनी रही इन केस ऑफ IT, अगर उसकी हायरिंग की बात करी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख तक की हायरिंग पहुंचने वाली है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। IT मेजर टाटा कंसल्टेंसी could end financial year with a fresher hiring of approximately 1 lakh, the highest ever, not just by the company in financial year but by any IT service player in India and multinational। तो अब तक का सबसे टॉप रिकॉर्ड है। किसी भी कंपनी ने इंडिया में इतनी ज़्यादा हायरिंग किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में नहीं करी। Neither any IT sector player in India and multinational levels. This company had boarded approximately 77K freshers into this financial year. और अगर टोटल हेडकाउंट की बात करी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 5,56,000 टोटल हेडकाउंट है TCS का। एट्रिशन रेट देखा जाए जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय IT कंपनीज में, 15.3% का एट्रिशन रेट है जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। हम डिस्कस कर चुके हैं Q2 के कंपैरिजन में Q3 में जितनी भी टॉप मेजर IT कंपनीज हैं उन सभी में एट्रिशन रेट इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज एट्रिशन रेट? नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। And this is the promotion data, lateral hiring data, women employee definitely do not need to mark up. But one of the big point here that TCS has emerged as one of the largest investor in the history of IT company. Now let us look into the next clip. Wealth of richest 98 same as bottom 552 million Oxfam. अगेन बात करी जाए इंडिया में इनइक्वालिटी को लेकर के, सो इंडिया रिचेस्ट फैमिली सॉ देयर वेल्थ रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई इन फाइनेंशियल ईयर 21 even as 84% of Indian households saw an income decline amid the pandemic, as per the report published by non-profit organization Oxfam India, title इनइक्वालिटी किल्स, जो कि अगेन इंडिया में इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा प्रोमिनेंटली शो कर रहा है। अगर बात करी जाए इंडिया की तो 84% इंडिया में 84% जो हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने पैंडमिक के ड्यूरेशन में उनकी इनकम जो है डिक्लाइन हुई है। इसके बावजूद भी जो इंडिया के रिचेस्ट फैमिली हैं उन्होंने रिकॉर्ड हाई रजिस्टर किया है इन टर्म्स ऑफ देयर वेल्थ इंक्रीज। तो इंडिया के रिचेस्ट फैमिलीज हैं उनका जो वेल्थ है वो रिकॉर्ड हाई पहुंच गया है इन फाइनेंशियल ईयर 21। And this report says the richest 98 Indian owns the same wealth as bottom 552 million people। तो इंडिया की जो रिचेस्ट 98 इंडियंस हैं उनके पास अकेले इतना पैसा है जो कि इंडिया में 552 मिलियन इंडिविजुअल्स के पास है। सी द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं पेरेटो लॉ। पेरेटो क्या बोलते थे? उनका भी कहना था कि 10% individuals hold the 90% of wealth of the earth। वो सीधा सीधा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। द नंबर ऑफ इंडियन बिलियनियर्स ग्रो ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 102 टू 142। तो बिलियनियर्स का नंबर भी बढ़ा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स। समिट जो कि अभी होने वाली चल रही है और उस समिट में ये फिर अब ये मुद्दा फिर से उठेगा कि जो रिचेस्ट हैं उनको 10% इंडिया में, ये हमेशा से इशू बहुत ज़्यादा बर्निंग रहा है कि जो रिचेस्ट हैं उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा जाए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। तो जो WEF की जो समिट चल रही है उसमें दिस विल
called for higher taxation of the richest 10% of Indian population to help to find measure to reduce the inequality. और ये जो रिपोर्ट पब्लिश करी है नॉन प्रॉफिट ऑक्सफैम में, दिस रिपोर्ट विल पुश अप दिस पर्टिकुलर call, and this would cover the schemes for education, healthcare, social security according to the report titled Inequality Kills. तो ये रिपोर्ट जो ऑक्सफैम में पब्लिश करी है, this will again push the agenda for taxing the richest in India 10% more in order to fund the health, social security, education and other important sector. और इस रिपोर्ट में खुद ही बोला गया है कि अगर 1% का सरचार्ज लगा दिया जाए टॉप 100 जो फैमिलीज हैं, दैट विल एक्चुअली हेल्प टू रिड्यूस द और फाइट द इनइक्वालिटी एंड सजेस्ट कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने खुद बोला कि 1% का एडिशनल सरचार्ज विल हेल्प टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड डेफिनेटली विल हेल्प टू फंड द एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर इनिशिएटिव of government of India. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. China's Q4 GDP growth likely to hit 18 million low on weak demand curve. So China's economy likely to grow at a slowest pace in 1.5 year in fourth क्वार्टर 4 में जो चाइना की जीडीपी ग्रोथ है वो 18 महीने के लो पर पहुंचने वाली है. रीजन सिंपली वीकर डिमांड. किस लिए? ड्यू टू प्रॉपर्टी डाउनटर्न, curb on debt and strict COVID-19 measures, rising heat on policy makers to roll out more easing steps. सीधी सी बात है, डिमांड जो पॉलिसी कब लगे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19, ऑल दीज आर लीडिंग टू वीकर डिमांड और जिसकी वजह से Q4 की जो ग्रोथ है ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो पिछले 1 या 1.5 सालों में सबसे लो होने वाली है. अभी चाइना के अगर आप न्यूज़ से थोड़ा सा अवेयर है तो बहुत कम केसेस में चाइना ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया है अपने एरियाज़ में. कुछ केस मिले और उसके बाद स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज कर दिया है चाइना ने. एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन the demand will definitely get affected and that may leads to the lowest GDP in Q4 of this particular financial year, जो कि पिछले 18 सालों में 18 महीनों की सबसे lower GDP होगी. So all these are for today. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on different social media platform. Link for the same is given on description box as well as in chat box. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.